नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और स्वदेश आर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौजूदा हालात में बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव की खबरों के साथ और इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी टीसीजी एएमसी के सीईओ और एमडी चक्री लोकप्रिया का और इन्हीं के साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ मौजूद हैं। चक्री जी और गुरमीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे और धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। जो मार्केट में उतार चढ़ाव दिख रहा है, किस तरीके के वैल्यूएशंस लग रहे हैं, क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म हो गई हैं और आने वाले समय में क्या आउटलुक बन रहा है, इस पे हम आपसे राय जानना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं गुरमीत जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, जो कि मार्केट में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स अभी प्ले इन कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, कमोडिटी के दाम ऊपरी स्तरों पे हैं। इसमें भारतीय बाजारों को देखें 2 दिन में काफ़ी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। कल भी निचले स्तरों से रिकवरी देखी थी, आज तो शुरुआती कारोबार से ही मजबूती काफ़ी बनी देखने को मिली हमें। पर अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो भी निवेशक हैं, क्या उनके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है अभी इन स्तरों पे वो फेवरेबल है या मार्केट में करेक्ट होने के लिए अभी थोड़ा और वक्त लगेगा? इस पे आपकी क्या राय है? इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा लेवल 2 जाना चाहिए, खाली इंडेक्स को नहीं देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कुछ पॉकेट्स में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हुआ है और कुछ पॉकेट्स में जस्ट बिकॉज कि थोड़ा प्राइस करेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू जोन बन गया है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है बैंक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल्स है, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हुआ है। बहुत सारे बैंक्स, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको 1.5-2 टाइम्स बुक पे मिल रहे हैं। जो थोड़े बैंक्स एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जो 4-5 टाइम्स बुक होते थे, जैसे कोटक, एचडीएफसी, उनमें भी काफी टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों देखने को मिला है। हमें आईटी के कुछ पॉकेट्स में उतना करेक्शन देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट मिला था बट बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 30-35 का अर्निंग मल्टीपल आईटी सर्विसेज को देंगे तो हो सकता है कि हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड टेक्नोलॉजी का अच्छा है, नियर टर्म रिटर्न हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग हो या रेंज बाउंड हो। तो आपको थोड़ा सा लेवल 2 जाना पड़ेगा। और दूसरा जो एक हमारा एक्सपीरियंस है मार्केट में, आप देखिए पिछले 20 साल में निफ्टी में 18 साल करेक्शन आया है डबल डिजिट, और उसमें से 9 बार जो है, इसको मिला के आज अगर ये 15% बोले तो 9 बार वो करेक्शन जो है 20% से ऊपर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि जो इंडेक्स का रिटर्न है वो करीबन 14% है। तो आपको एक अपना लॉन्ग टर्म प्रोसेस चालू रखना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि थोड़ा नर्वसनेस होती है, सब होता है, बट आप अपना एक प्रोसेस कंटिन्यू रखिए, एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए और कुछ पॉकेट्स में अगर आपको वैल्यू दिख रहा है तो थोड़ा सा स्टेप अप करिए। अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस है, कई बार कुछ नहीं करने की भी जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, कई बार नो डिसीजन इज ऑल्सो गुड डिसीजन, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉकेट्स गुरमीत जी को पसंद आ रहे हैं, पर चक्री जी, मेरा इसी से जुड़ा सवाल आपके लिए होगा। जो पुल बैक हमें देखने को मिला, पर इस पुल बैक में क्या ये कहना सही होगा कि मार्केट का बॉटम अब बन चुका है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट का बॉटम बोल नहीं सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑयल प्राइस। अगर आप द पास ऑन प्राइस ऑफ दिस ऑयल राइस एक करीबन 20% है। So the petrol prices in reality will go up by 20 rupees a liter. Diesel prices similar amount. कैसा होगा? Whether they will reduce excise duty, whether they'll only increase the price of petrol. एक combinations जो है बहुत volatile situation है, इसीलिए it's better that the beneficiaries of a rupee fall, जो export sectors हैं, उनका बेनिफिट होगा, whether it's chemicals. देखिए, now with the rupee falling from 74 to 76 and also probably falling further, IT का एक 10% का earnings upgrade आएगा ही chemical sectors में. Then metals are trading at very low valuations. Metals also will benefit from export, because अगर आप US का situation अभी बहुत strong है in spite of the current volatility, and therefore export oriented sectors में शायद bottom हो चुका है, but all oil dependent and commodity dependent, we have to be careful.
ठीक है, पर गुरमीत जी, अगर अब हम मार्केट के वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट के अंदर जाके देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कहाँ ऐसा लगता है कि इन स्तरों पर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के मौके हैं जिसको लेकर पॉजिटिवली सोचना चाहिए? क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो सभी सेगमेंट्स को वो इरोड नहीं करता। ऐसे माहौल में कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे आपको वर्थ नजर आ रही है? अब ब्रॉड वैल्यूएशन की बात करें, हम निफ्टी की बात करें तो हमने देखा कि ट्रेलिंग भी कल 20 के नीचे आ गया। थोड़ा पुल बैक है तो शायद ऊपर चला गया होगा। फॉरवर्ड आपका 17-18 टाइम्स। मेरा 15-20 साल का जो मार्केट का एक्सपीरियंस है कि जब भी आप 17-18 के अर्निंग मल्टीपल पे इन्वेस्ट करते हैं, आपका रिटर्न थोड़ा कम बन सकता है, नुकसान होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं अगर व्यू लंबा है। यही आप अगर आप 30-35 का अर्निंग मल्टीपल देते हैं तो हमने देखा है कि क्या होता है जब हम ओवर पे करते हैं। आपने अच्छी बात बोली, कुछ पॉकेट्स में करेक्शन काफी डीप हुआ है। जैसे आप देखिए, केमिकल्स की बात कर रहे थे अभी मेरे साथी, कुछ एपीआई सीडीएमओ नेम्स है जहाँ पे 30-40-50% का करेक्शन आया है, क्योंकि ये बिजनेस ही थोड़ा सा लंपी है। मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ी थीम है और काफी ड्यूरेबल थीम है, तो वो देखी जा सकती है। हमने देखा कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी करेक्शन आया। बैंक्स एफआईएस का ओनरशिप भी ज्यादा होता है, लगभग 100 में से 40 रुपए एफआईएस के बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में होते हैं, और लिक्विडिटी भी इनमें ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा जब भी एक हाई बीटा सेक्टर होता है तो सिलेक्टिवली कुछ अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं। आप ग्रेजुअली उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा ये जो हमारा होम इम्प्रूवमेंट थीम है, जो हम बात कर रहे थे कि एक हाउसिंग लेड कैपेक्स रिवाइवल हो रहा, उसको काफी ब्रेक लगा इस यूक्रेन सिचुएशन से। तो वहां पे भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा करेक्शन आया है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल नेम्स है, चाहे वो केबल एंड वायर कंपनी है। तो यहाँ भी देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर आप थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टर का भी हैट पहने, जब अच्छा बिजनेस एक खराब साइकिल से जा रहा हो तो थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टर्स भी उसमें देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीवी साइकिल है, जो ऑटोमोबाइल है, ये 3-4 साल के एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन से मुझे लगता है निकल रहा है। जैसे जैसे ये चीजें ठीक होंगी, मैं नहीं बोलता आपको इमीडिएटली लेना चाहिए क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है जो जियोपॉलिटिकल है, बट थोड़ा सा अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर और आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, सिलेक्टिवली कुछ जगह ऑटो एंसिलरीज वगैरह में भी थोड़ा सा वैल्यू। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं चक्री जी आपके साथ। अगर हम भारत की एनर्जी बास्केट देखें तो वो इतनी बड़ी है कि जो क्रूड के दाम है वो बढ़ने से हमें काफ़ी असर होता हुआ देखने को मिलेगा, ये बात निश्चित है। पर हमारी जो कंजम्पशन स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, क्योंकि सप्लाई की दिक्कतें हैं, लेकिन अगर डिमांड को देखें तो वो फिलहाल ख़त्म होती हुई तो नज़र नहीं आई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए साहब, अगर एफएमसीजी का सेक्टर पैकेजिंग कॉस्ट इम्पैक्ट तो बहुत होता है। 20-25% ऑफ देयर टोटल कॉस्ट कमोडिटी डिपेंडेंट है, एंड देन अब तक पेट्रोल प्राइसेस बढ़े नहीं, सो इफ दे गो अप इन प्राइस देन इट विल डैमेज द स्पेंडिंग पावर ऑफ एंड द डिमांड इम्पैक्ट। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि अगर एक ऑयल प्राइस अभी सेटल होगा कि नहीं। Otherwise, the impact on tires, consumer discretionary like ACs, all these items will be impacted by high commodity costs. So I think we have to wait and see. Slowly position to build कर सकते हैं, but not all in yet. पर गुरमीत जी, इस पे आपका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब शूट अप होता है तो पिछली तिमाही में भी हमने देखा कि कई सारे सेक्टर्स इससे प्रभावित ज़रूर हुए। इसका असर अर्निंग्स पे भी पड़ेगा। अब दो इस पे विकल्प आ जाते हैं, या तो कंपनीज इसको बैलेंस शीट से मैनेज करें या फिर कंज्यूमर्स को पास ऑन करें। ऐसी पिक्चर में आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स जो है वो आपको कैसे लग रहे हैं? मेरी एक लर्निंग है मार्केट से कि कभी भी जब ऐसा कोई क्राइसिस आता है जो एक तरीके का हम ब्लैक स्वॉन इवेंट बोलते हैं या जियोपॉलिटिकल है, चीजों को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। हमने देखा जब ऑयल $0 आया था तो लोगों ने ऑयल की ऑब्ituaries लिखना शुरू कर दी, फिर वो भी सही नहीं था। $130-140 भी मुझे नहीं लगता कि फेयर डिमांड है। आज रशियन ऑयल $25-30 सस्ता अवेलेबल है। तो एक्स्ट्रापोलेट ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ नियर टर्म इम्पैक्ट आएगा,
तो जिन कंपनीज की प्राइसिंग पावर अच्छी है, जो अपने रॉ मटेरियल्स की हेजिंग बेटर करते हैं, उनमें अब आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। हमें थोड़ा बहुत ये फर्क देखने को मिला, जैसे आप देखिए हमने अभी केमिकल CDMO स्पेस की बात करी, हमने देखा डीवीज ने अपने मार्जिन प्रोटेक्ट किए, थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया। हमने देखा कुछ अच्छे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज ने भी अपने मार्जिन प्रोटेक्ट किए, बेसिक केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का मिक्स चेंज करके, ऑप्टिमाइज करके। तो मुझे लगता है ये साल आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, और ये हर सेक्टर में देखने को मिलेगा, खाली कंजम्पशन ओरिएंटेड नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जिसके पास प्राइसिंग पावर है, और थोड़ा सा हमें जूम आउट करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से एक्सट्रापोलेट करना कि मेटल प्राइसेस इतना ही रहेंगे, या ऑयल प्राइसेस इतना ही रहेंगे, या पाम ऑयल इतना ही रहेगा, मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दबाजी होगी। जैसा हमको सबको पता है, ये बहुत ज्यादा सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, और नॉर्मल सी आते हुए बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन दिख सकता है। हमने निकल के प्राइसेस में देखा फ्री ट्रेड्स हुए, हमने बहुत सारी कमोडिटीज में देखा ऐसे फ्री ट्रेड्स हुए। तो मेरे हिसाब से जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट हाँ, जिन कंपनीज की प्राइसिंग पावर अच्छी है, जिन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज किया है, जिनके पास टाइम टेस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है हेज करने का, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो हेवी कमोडिटीज हो, उन पे फोकस मेरे हिसाब से ज्यादा करना। ठीक है, तो उन सेक्टर्स और उन कंपनीज पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए जहां पे उनके पास प्राइसिंग पावर है ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर से लड़ने के लिए। पर चक्री जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी मेरे आखिरी सवाल के लिए कि जिस तरीके का हमें पुल बैक देखने को मिला, अगर आगे की चाल देखें तो मार्केट के लिए कौन से वो 3 अहम फैक्टर्स रहेंगे जिस पे मार्केट आगे ड्राइव कर सकता है, या फिर मैं ये पूछ सकती हूँ कि किन 3 फैक्टर्स पे मार्केट जो है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखेगा? I think the 3 points of Pehla is clearly the Russia-Ukraine conflict, because just as quickly oil prices are up 60% in the last two months. So if there is some kind of negotiation, and then oil prices will correct. So that is one important point. Second is, just now my colleague was talking about differentiation. वो बहुत ज़रूरी है, because different companies hedging policies, उनका प्राइसिंग पावर बहुत फर्क पड़ेगा. So yeah, it is more a stock picking market. And the third point is, whenever oil prices have gone up so fast, the opposite also has happened in the market. So I think it is time to wait and watch, nibble in, थोड़ा बहुत खरीदो, but wait for some more stability to come. ठीक है, तो इन तीनों ही फैक्टर्स पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। बट इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। चक्री जी और गुरमीत जी, आप दोनों का ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और मार्केट में आने वाली जो चाल है वो किस तरीके से देखने को मिल सकती है, उस पे हमारे दर्शकों को राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन में और आज के मार्केट की बात करते हैं। आज जैसा कि हम अपने गेस्ट से भी चर्चा कर रहे थे, काफ़ी शार्प रन अप देखने को मिला, कुछ शॉर्ट कवरिंग का भी ज़रूर इस पे सहारा होगा। निफ्टी की अगर बात करें तो 300 अंकों से ज़्यादा की यहाँ पे मजबूती देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स आज 1200 अंक उछलता हुआ नजर आया। बट और कौन से सेक्टर्स और पॉकेट्स रहे जहाँ पे आज मार्केट में अच्छा एक्शन देखने को मिला, ये पूरे मार्केट राउंड अप के साथ मेरी सहयोगी मानसी दवे अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए कौन से वो सेक्टर्स और स्टॉक्स आज सुर्खियों में रहे? बिल्कुल, तो देखिए लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में तेजी जो है बिल्कुल हम देख रहे हैं। आज भी हर सेक्टर, हर पॉकेट और इंडेक्सेस में बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। आज दिन की शुरुआत से ही बाजार ने जो जोश पकड़ा, बिल्कुल उसी तेजी के साथ बाजार में पूरे दिन रफ्तार के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी में अगर देखें, एशियन पेंट्स, रिलायंस जैसे काउंटर्स रहे जो कि अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स दिखा रहे थे। इसी के साथ कुछ और काउंटर्स जैसे कि M&M फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। कुछ तमाम काउंटर्स जो इस तेजी में गिरावट का रुझान दिखा रहे थे उनको भी देख लीजिए। श्री सीमेंट, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स थे जिनमें बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। ONGC, NTPC भी इसी सूची में शामिल रहे जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली के ट्रेड्स देखने को मिले। अब सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करें, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला था। सिर्फ और सिर्फ एक मेटल स्पेस को छोड़ दीजिएगा, वहां पर एक कमजोरी का दबाव या कह सकते हैं हल्की फुल्की कमजोरी देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा निफ्टी, FMCG स्पेस, IT, ऑटो, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम शुगर कंपनियों में भी यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे, चाहे वो द्वारिकेश शुगर हो, आंध्र शुगर, डालमिया भारत, DCM श्रीराम अच्छी बढ़त
बढ़त के साथ ही क्लोज ट्रेड्स होते हुए दिखे। द्वारिकी शुगर करीब 17% तक की बढ़त के साथ आज के सत्र में ट्रेड दिखा और अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोज भी इन्हीं लेवल्स पर। डालमिया भारत शुगर में 6% की बढ़त, श्री रेणुका और साथ ही आंध्र शुगर भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज दिखा रहे थे। होटल स्पेस जैसे जैसे अनलॉक थीम आगे बढ़ती हुई दिख रही है, रेस्ट्रिक्शंस कम होते हुए इसका सीधा असर है जो कि होटल सेक्टर पर देखने को मिला। इंडियन होटल्स, EIH, महिंद्रा हॉलीडेज टू नेम अ फ्यू, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। और ब्रूइंग कंपनीज जैसे कि GM ब्रूवरीज, UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच GM ब्रूवरीज करीब 3% की बढ़त, UBL और साथ ही USL में भी 3.5 से 4% की तेजी देखने को मिली। तो क्लियरली एक अच्छी शुरुआत और उसके साथ अच्छी मजबूत क्लोजिंग आज के सत्र में। इंडेक्स को अगर आप देखेंगे 33,815 के लेवल पर, बैंक निफ्टी 657 अंकों की तेजी, सेंसेक्स में 1223 अंकों की तेजी के साथ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला 54,647 के स्तर और 330 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ने भी आज ही के आज 16,400 तक के स्तर भी देखे और क्लोजिंग 16,345 पर दिखाई। तो काफी मजबूती भरा एक्शन आज दिन भर बाजार में दिखा। धन्यवाद मानसी, आज मार्केट का पूरा एक्शन हमारे दर्शकों को बताने के लिए। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये जो तेजी है वो बरकरार रहे। पर चलिए अब आपको सुनाते हैं आज ET नाउ स्वदेश पे जितने भी दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े उनकी मार्केट्स पे क्या राय है। सबसे पहले आपके लिए हम लेके आ रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर इक्विटीज पंकज टेबरीवाल से हमने क्या बातचीत की। उनके मुताबिक जो मार्केट में लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके निवेश के लिए काफी शानदार मौका है मौजूदा समय में। पर इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि इस साल अगर मार्केट देखें तो रिटर्न्स कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और काफी मुश्किल भरा बाजार रहने वाला है। आइए सुनते हैं उनका क्या आउटलुक है बाजार पे। तो ये नियर टर्म कंसर्न्स है। अगर कोई भी निवेशक अगर नेक्स्ट 3-5 साल की होराइजन को लेके चले तो ये एक करेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है। और हमने देखा पहले भी 2013, 2018 में भी अगर आपको याद हो तो हम ऑलमोस्ट $90 तेल की कीमतों की तरफ पहुंच गए थे। बट अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म लेंस रखें तो ये तेल की कीमतें अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये तेल की कीमतों पर एक ग्लोबल डिमांड शॉक या ग्लोबल ग्रोथ शॉक आएगा और वो कहीं ना कहीं अपने इक्विलिब्रियम से अपने आप ही भाव को कम कर देगा, बिकॉज डिमांड इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकते ग्लोबली। मैं बोल रहा हूँ चाहे वो ड्राइविंग डिमांड हो या एयरलाइंस डिमांड हो या इंडस्ट्री की डिमांड हो, एक कच्चे तेल की $130 की कीमतों पर आप ज्यादा दिन नहीं डिमांड को सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो वो अपने आप कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा। और हमारा ये मानना है कि ये नेक्स्ट 5-6 जो भी महीने हमें मिले इस साल में करेक्शन के लिए, उसे हमें अपने निवेश के लिए यूज करना चाहिए। ये बहुत कम टाइम होता है जब इंडिया में ऐसे एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं और हमें निवेशकों को अच्छा मौका देते हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक ही एडवाइस करूंगा कि जो भी आप निवेश करें नेक्स्ट 2-3 महीने के हिसाब से ना करें, थोड़ी लंबी अवधि के होराइजन रख के रखें, 3 से 5 साल। एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन की तरफ ही रहे, ज्यादा टिल्ट रिस्क की तरफ ना ले, क्योंकि ये साल ट्रांजिशन का साल है अजय भाई। हम लोअर इंटरेस्ट रेट से हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक्सेस लिक्विडिटी से एडिक्वेट लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम अर्ली साइकिल से मिड साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये साइकिल जब ट्रांजिशन होती है तो उसे नेविगेट करना बहुत बहुत अच्छे से करना होगा, नहीं तो जोखिम भरा साल हो सकता है। और हमारा ये मानना है कि लास्ट 2 साल लोगों ने जम के पैसा कमाया, एक तरफा पैसा कमाया। ये साल मेन वर्सेस बॉयज का रहेगा और कहीं ना कहीं ये साल डिफरेंशिएट हो जाएगा कि जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उनके बीच में फर्क क्या है। तो ये साल को थोड़ा सा आपको केयरफुली नेविगेट करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में जारी उतार चढ़ाव और रिस्क फैक्टर पर ET नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने सेज वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CEO शरद पचीसिया से बात की। आइए सुनते हैं इस बातचीत का एक अहम हिस्सा। थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है बाजार में, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 दिन पहले तक लोगों की जान गले में अटकी हुई थी। अच्छे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स से आप बात करते हैं, सबके मन में यही सवाल था कि वन साइडेड स्लाइड हो रही है। तो आपने अभी लास्ट कुछ दिनों में डेटा पॉइंट्स को कैसे एनालाइज किया, एनवायरमेंट को कैसे एनालाइज किया है? थैंक्स अजय।
So risks in markets are there. It's all across cycles we've seen market risk. It's very important in terms of understanding क्या risk है currently markets में. So अभी जो risk आप देख रहे हो, largely they are on account of global parameters and global factors. So be it Russia-Ukraine crisis, which has obviously led to a commodity upsurge and oil increase in prices. But important is to assess कि इस risk का sustainable impact क्या है? Are these temporary or are these permanent? In my assessment, in our assessment as an organization, we believe ये सब जो risks है, Ajay, these are purely which is going to have temporary impact on economy in general or few sectors, but not for all the sectors as a whole. Right. So important is how well you analyze individual businesses, उनका क्या impact है? Is this temporary or structural? And that will help you decide in terms of selections of stocks. तो आपकी मेथोडोलॉजी स्टॉक पिकिंग को लेके किस तरह से है और आपके यूनिवर्स की कंपनीज ये जो एकदम ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया, कमोडिटी प्राइस रैली, क्रूड रैली, उससे किस हद तक इंसुलेटेड है या इम्पैक्ट है, ये एनालिसिस किया होगा आपने? एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है. आपने सही बोला कि ये जो रिस्क है, इससे जो बिजनेस अपने देख रहे हैं, जो वैल्यूएट कर रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, इज इट टेम्परेरी और परमानेंट. हमारे असेसमेंट में जो बिजनेस हमारे पोर्टफोलियो में है, नो डाउट इनका इम्पैक्ट टेम्परेरी लगता है इन टर्म्स ऑफ margin, because you may not be able to pass on the cost hike of raw materials, but one good part is across the board we realize that the volume growth, which is the true indicator of demand, volume growth of companies is not going down. Companies are not in the position of not selling, they are able to sell. Right. And therefore with current assessment we believe that एक फंडामेंटल जो थीसिस है वो इंटैक्ट है फॉर द नेक्स्ट 3 years. विद दिस प्राइस फॉल अजय, व्हाट हैज हैपेंड इज वैल्यूएशंस हैव बिकम अट्रैक्टिव. सो वी बिलीव दीज आर अपॉर्चुनिटी टाइम्स. हमारे हिसाब से ये टाइम है जब कोई नया पैसा आता है तो उसको डेफिनेटली आना चाहिए और या तो टॉपअप भी होना चाहिए. तो वी आर ऑल इन ऑल वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर यूजिंग दीज डाउन टर्न्स एज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. राइट. शरद, ऑलमोस्ट $500 million का अब आपका पूरा AUM हो गया है और जैसा कि हमें इंडस्ट्री सोर्सेज ने बताया कि इंक्वायरी चलती रहती हैं एंड यू आर वेरी सिलेक्टिव एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न. तो लास्ट 1-2 हफ्ते में किस तरह के कॉन्वर्सेशंस हुए आपके अपने बिग क्लाइंट से? क्या टॉपअप्स आ रहे हैं, फ्लोज पॉजिटिव है? Oh, absolutely, Ajay. I think selection of clientele base also becomes very important. सब कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं मार्केट्स में, बी इट रिटेल क्लाइंट्स, बी इट मास एफ्लुएंट, बी इट UHNIs. हमारे हिसाब से हम जो सेगमेंट को फोकस करते हैं, विच इज़ UHNI एंड फैमिली ऑफिसेज, इनका अगर आप देखोगे, दे हैव सीन मल्टीपल साइकिल्स अब एंड दे हैव रियली बिकम वेरी इवॉल्व्ड. सो जो प्रॉब्ली जो उन्होंने पैनिक कोविड में दिखाया था, वो पैनिक अभी दिखा नहीं रहे हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड, दे हैव एक्सपीरियंस हाउ स्टेज वन हैज बीन एबल टू नेविगेट दीज साइकिल्स. सो वी आर तो वेरी happy. We are pretty happy. हमने in fact in this last 1-2 months we've not seen significant drawdowns or redemptions in clients' portfolio. Okay. In fact, top-ups आए हैं. Clients are using these opportunities to allocate more, which I think is a healthy sign because eventually the behavior of client overall is changing, which is a very very good and positive. मुझे आप ये भी बता रहे थे कि यूजुअली आप 4 से 8 वीक्स का टाइम लेते हैं जब भी फ्लोज आते हैं डिप्लॉय करने का. yes. लेकिन इस करेक्शन के पीरियड में आपने अपना डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस भी स्पीड अप किया है क्योंकि आपका वैल्यूएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं. थोड़ा उस पर एक्सप्लेन करिए. See, Ajay, at present situation, whenever we have new funds to deploy, we look from here on for the next 3 to 4 years. क्या view है of the businesses which we are part of the portfolio. आज के टाइम पे, as I said earlier, हमने सब कंपनीज के एनालिसिस की है and we believe that most of the companies जो part of the portfolio, their long-term fundamentals looking very attractive and intent. अब उस बीच में अगर प्राइस फॉल हुए हैं और वो जो भाव जो आए हैं वो अगर बहुत अट्रैक्टिव है तो why not deploy immediately and why to wait for further correction? See, no one can time bottoms, right? Not even the best of the successful investors. But अगर odds in favor अभी better हैं तो better use this times to deploy and that's what we're doing. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं वेदांता पे, जिसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल अग्रवाल से भी आज हमारी खास बातचीत हुई. और वेदांता ग्रुप BPCL अधिग्रहण की फाइनेंसिंग नहीं करेगी, जिस पे ET Now स्वदेश से खास बातचीत में वेदांता ग्रुप के मैनेजमेंट ने इस पर कंपनी का जो स्टैंड है वो साफ किया. आइए सुनते हैं उनका और भी क्या कहना है. At the moment, I have no idea whether I will go for it or not. Vedanta will never go for BPCL. World has a huge confidence on us that we will be able to manage it, or we would like to bring in all the financial partner who will fund this. We will manage very efficiently. We will work with the existing people. I'm just creating a castle in the air.
because nothing is in their hand. But when it comes, it definitely I have a vision where we can very win-win situation where our people of BPCL have a great smile. They have to earn more. They have to work better and create a remodel where we can create 3 times better synergy of this company. But Vedanta will not be part of financing BPCL. ठीक है, तो ये थे वेदांता के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल अग्रवाल, जिन्होंने ये बताया कि बीपीसीएल की फाइनेंसिंग अगर वेदांता करेगी तो वो किस तरीके से होगी और वो अपनी कंपनी का स्टैंड साफ करते हुए नजर आए। पर चलिए, आज हमने नीपियन कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से भी खास बातचीत की और उनके मुताबिक कमोडिटी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको लेकर बाजार काफ़ी चिंताजनक आगे भी रिएक्ट कर सकता है और उनके मुताबिक जो कमोडिटी के भाव हैं उनमें तेज़ी जो है वो आगे भी बढ़ती ही रहने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Deploy over the last couple of days, and you can't time the bottom, and I know a lot of people think they can, but we certainly can't. And as a result, again the question is how ugly does this get? Is this the worst that we've seen, or does Putin go after other countries? We just don't know. If the commodity, even if Putin and Ukraine basically come to some sort of a ceasefire, I don't think the sanctions go away within a couple of weeks. They will stay for some more time. So the impact that we've seen on commodities across the board, and given the fact that Russia and the Ukraine are the second largest producers of commodities in the world after the United States, that I think is a major cause for concern. And that's inflationary, and obviously would mean that the Fed may be compelled to move faster than they thought they would. So yes, we have started to nibble and actually started buying stocks that we think have reached our price points. तो अगर हम देखें तो मार्केट में हाल फिलहाल दिनों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे का एक अहम कारण है एफआईआईज़ की बिकवाली, जो कि कल अगर हम देखें तो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा की वो बिकवाली करते हुए नजर आए। और आज के ट्रेडिंग सत्र में भी जहां पे हमने मार्केट्स में तेज़ी देखी, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा हमें पहुंचते हुए नजर आया। पर इसी पे ईपीएफआर ने इसके पीछे की कुछ वजहें निकाली हैं और ये पूरी डिटेल्स हमें बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताइए। एफआई बिकवाली के जो इम्पोर्टेंट जो है रीजंस ईपीएफआर द्वारा जो है उस पर हम ट्रैक करेंगे। सबसे पहले एफआई से ज़्यादा आउटफ्लो आपको दिखने मिल रही है डाइवर्सिफाइड ईएम फंड्स को लेके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल फ्लो में भी है जहाँ चीन में जा रहे हैं, तो ये एक बड़े ट्रिगर है। इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट है, विकसित उभरते बाजार, वहाँ पे भी खास रणनीति के लिए टैक्टिकल एलोकेशन देखने मिल रहा है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर भी एक रोटेशन देखने मिल रहा है। और आखिर में हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहे निवेश। धन्यवाद शरद, इस रिपोर्ट में आए कुछ वो फैक्टर्स हाईलाइट करने के लिए जिसकी चलते हमें एफआईआईज़ की कैश मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। पर चलिए अब बात करते हैं आईटी दिग्गज टीसीएस की, जहां पे टीसीएस का बायबैक आज खुल गया है, जिसमें कंपनी की 4 करोड़ शेयर वापस खरीदने की योजना है। और इसी पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए। टीसीएस का बायबैक आज से खुल चुका है और 23 मार्च तक ये खुला रहेगा। पहले तो इसकी कुछ डिटेल्स हम आपको बायबैक की बता देते हैं। 18,000 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया था, यानी कि कंपनी की 4 करोड़ शेयर्स वापस खरीदने की योजना थी। और बायबैक का जो प्राइस था वो 4,500 रुपए तय किया गया था, यानी कि अगर मौजूदा भाव से आज के प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 25% ज़्यादा ये भाव नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि इस बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट थी वो 23 फरवरी थी, यानी कि 21 फरवरी तक एक शेयर होल्डर के पास मौका था कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। अगर आपने 21 फरवरी को टीसीएस के शेयर्स खरीदे होंगे तो फिर आप इस बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसमें फ़ायदा आपको कितना हो सकता है, लेकिन एक कैलकुलेशन हमने की कि कितने शेयर्स यहाँ पर कंपनी लेगी, यानी कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा। 52 शेयर्स टेंडर करने पर कम से कम 7 शेयर्स यहाँ पर कंपनी लेगी, तो उस हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशियो अगर हम कंपेयर करें तो 13.5% का होता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी कितने शेयर्स स्वीकार करती है, उस पर भी आपका फायदा निर्भर करता है। अब आपको बता दें कि टेंडर करने पर क्या फायदा होगा। सपोज आपने अगर 52 शेयर्स ले लिए हैं और आपके सारे के सारे शेयर्स एक्सेप्ट हो गए हैं बायबैक के जरिए से, यानी कि 100% एक्सेप्टेंस रेशियो आया है, तो उस केस में जो आपको फायदा होगा वो
20.9% होगा। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये 21 फरवरी के प्राइस पे किया है और 21 फरवरी को हम आपको बता दें कि करीब 3,720 के पास शेयर कारोबार कर रहा था, तो उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20.9% का फायदा होगा। अगर 70% एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, यानी कि बायबैक में आपके 36 शेयर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो उस केस में जो फायदा होगा आपको वो 14.6% का होगा। अगर 50% एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, यानी कि 50% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 26 शेयर्स अगर एक्सेप्ट होते हैं, तो उस केस में जो फायदा होगा वो 10.5% का होगा और 13.5% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है तो उस केस में जो फायदा होगा वो 2.8% का होगा। तो ये कैलकुलेशन की हमने कि इस बायबैक में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको किसका फायदा होगा, एक्सेप्टेंस रेशियो को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर 21 फरवरी लास्ट डेट थी, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो फिर आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये फायदा जो कैलकुलेशन हमने आपको बताई, इतना फायदा आपको मिल सकता है। धन्यवाद पूजा। टीसीएस के बायबैक में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो कितने एक्सेप्टेंस रेशियो पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पर चलिए, स्वदेश आवर में आपका स्वागत है। अब चलिए बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी और तेल से जुड़ी जो खबर आ रही है उसके बारे में, जहां पे कच्चे तेल में आई जबरदस्त तेजी से सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में जो पेट्रोल और डीजल का घाटा है वो 15 रुपए प्रति लीटर तक अब जा पहुंचा है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय आम लोगों के साथ साथ तेल कंपनियों को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती समेत कई कदमों पर फिलहाल विचार कर रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बताइए और क्या क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं और क्या है सरकार के एजेंडा में? देखिए, रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से क्रूड की कीमतों में उछाल जारी है, लेकिन घरेलू बाजार पर खासकर अगर आप कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लगभग 3.5 महीने से भी ज्यादा समय से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा नहीं की है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि जो तेल कंपनियां हैं उनका जो घाटा है प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर वो 15 रुपए के करीब पहुंच गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब इससे आगे इससे ज्यादा घाटा बर्दाश्त करना तेल कंपनियों के लिए मुश्किल है। लिहाजा वो लगातार जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसके संपर्क में है और इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की इजाजत दी जाए कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा जो है रोजाना बेसिस पे कर पाएं। हालांकि टेक्निकली पेट्रोल डीजल कीमतें जो है डीरेगुलेटेड हैं, कंपनियों को इस बात की आज़ादी है कि वो कर पाएं, लेकिन पिछले 3.5 महीने से भी ज़्यादा समय से इसमें कोई समीक्षा नहीं की गई है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि ऑयल मिनिस्ट्री इस बात की समीक्षा कर रहा है कि पिछले साल नवंबर में जब एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी तो इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो रिटेल प्राइसेस पर हुए थे, इस बात की समीक्षा की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि अगर एक्साइज ड्यूटी में फिर से कटौती की जाती है तो उसका रेवेन्यू आउटगो क्या होगा और ये कब करना चाहिए, इस बात की भी समीक्षा की जा रही है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि हालांकि ऑयल मिनिस्ट्री इस बात के पक्ष में है कि तेल कंपनियों को इस बात की तुरंत इजाजत देनी चाहिए कि वो कीमतों की समीक्षा शुरू कर दें। हालांकि वो इस बात के भी पक्ष में है कि कंज्यूमर को भी राहत देने की जरूरत है और इसके लिए वित्त मंत्रालय एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे और साथ ही साथ राज्यों से भी अपील करे कि वो वैट में कमी करें। 3 तरह की रणनीति बनाने की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है और अंतिम फैसला जो है वो सरकार के अंदर सबसे शीर्ष पर लिया जाएगा और लगातार वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय इस मसले पर चर्चा कर रहा है। ठीक है, अगर आज कैबिनेट की बात करें तो वहां पे उन्होंने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कई मेटल्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए माइंस और मिनरल्स एक्ट में बदलाव भी किया है। प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं, आइए इस खबर पे भी उनसे ही और ज्यादा डिटेल्स जानते हैं। प्रकाश, देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज 2 अहम फैसले हुए हैं। जो सबसे अहम फैसला है वो ये है कि कैबिनेट ने सरकारी कंपनियों के पास जो अतिरिक्त लैंड बैंक है या जो सरकारी विभाग हैं उनके पास जो अतिरिक्त लैंड बैंक है उसके मोनेटाइजेशन के लिए एक अलग कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम होगा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। एक अलग एसपीवी के तौर पे काम करेगा और इसका मकसद ये है कि जो अतिरिक्त लैंड बैंक है उसको काफी तेजी से मोनेटाइज किया जाए। ये पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी होगी जिसका शेयर कैपिटल जो है वो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। और आपको याद है कि बजट 2021-22 में सरकार ने सरकारी कंपनियों के लैंड बैंक को तेजी से मोनेटाइज करने के लिए एक अलग कंपनी के गठन का फैसला लिया था, जिसको कि आज कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके अलावा एक और अहम फैसला लिया गया है, वो है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में संशोधन को लेकर। दरअसल
जो इसका सेकंड शेड्यूल है उसमें संशोधन किया गया है और जिसका मकसद ये है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के जो मिनरल्स हैं उसके लिए अलग से पहले से ही जो रॉयल्टी का स्ट्रक्चर है वो तय कर दिया जाएगा। इसके दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो ये कि स्ट्रक्चर तय हो जाने से ज्यादा कंपनियां इस तरह के मिनरल ब्लॉक्स के लिए बोली लगाएंगी और प्रोडक्शन में तेजी आएगी। प्रोडक्शन में तेजी आने से इसका फायदा ये होगा कि जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो ये दो अहम फैसले आज कैबिनेट ने लिए हैं। धन्यवाद प्रकाश। तो ये दो अहम बड़े फैसले लिए गए जहां पे एक लैंड मोनेटाइजेशन का गठन किया गया और साथ ही माइंस और मिनरल्स कॉर्पोरेशन के लिए कई सारे डोमेस्टिक बाजार में मेटल्स के प्रोडक्शन होंगे, उस पर कैबिनेट ने फैसला लिया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एमएसएमई सेक्टर पर फोकस करते हैं, जहां पे कच्चे माल की महंगाई का असर एमएसएमई के लोन पर पड़ सकता है। कई सारे एमएसएमईज हैं जिनकी लागत को इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें डिफ़ॉल्ट होने का भी डर सता रहा है। इतनी बढ़ती इनपुट कॉस्ट में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो कुछ सेक्टर्स जैसे कि स्टील, टेक्सटाइल और पैकेजिंग सेक्टर्स के जो एमएसएमई हैं उनको होता हुआ दिख रहा है और एमएसएमई अब सरकार से एनपीए नियमों में कुछ छूट देने की भी मांग कर रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता खुशबू तिवारी जुड़ रही हैं। खुशबू, बताइए और क्या डिटेल सामने निकल कर आ रही हैं एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई इस खबर के साथ? ऐसे जियोपॉलिटिकल माहौल में जहां सारी कमोडिटी प्राइस ऊपर उछली जा रही हैं, ऐसे माहौल में जो छोटी मझौली कंपनियां उन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा है। हमने जितने भी एसोसिएशन से बात की छोटी मझौली कंपनियों की, उन सभी का कहना है कि मार्जिन अब एकदम ना के बराबर हैं और कई कंपनियां घाटे में जा चुकी हैं और कुछ कंपनियां सिर्फ मामूली रेवेन्यूज़ या मामूली प्रॉफिट्स पर काम कर रही हैं, वो भी सिर्फ अपना बिजनेस सस्टेन कर रही हैं, कोई बड़ा मुनाफा कमा नहीं पा रही हैं। जो फिस्मी जो फेडरेशन है एसएमईज का, उसके प्रेसिडेंट अनिमेश सक्सेना ने हमसे कहा कि एनपीए में जाने की या क्रेडिट डिफॉल्ट करने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। खास तौर पे जो सेक्टर्स हैं जैसे स्टील, पैकेज आइटम्स या पैकेजिंग इंडस्ट्री या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह या काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। ये सभी सेक्टर्स कोविड के बाद से उबरने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह का इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, चाहे स्टील हो चाहे कॉटन हो, इन सभी में जिस तरह के प्राइसेस बढ़े हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने डिमांड की है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो थोड़ी ढील दें एनपीए नॉर्म्स में या क्रेडिट, ताकि जो कंपनीज हैं जो एनपीए में जा सकती हैं उनको थोड़ा सा आराम मिले और जो क्रेडिट गारंटी की स्कीम है उसमें भी उसका एक्सपेंशन है, उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ाई जाए। वहीं हमने और भी कई एसएमई से बात की, एसएमई चैम्बर्स एसोसिएशन जो है उससे बात की। उनका कहना है कि ऑर्डर्स पहले ही लिए जा चुके हैं और उन ऑर्डर्स को उस लिए गए जो जिस प्राइस पर लिए गए थे उस पर डिलीवर करना मुश्किल लग रहा है। धन्यवाद खुशबू, ये सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पर चलिए अब बात करते हैं HUL की, जो कंपनी आज फोकस में थी एक खबर के चलते, जहां पे कंपनी ने अपनी मैनेजिंग कमेटी में आज दो बड़ी नियुक्तियां की हैं। मधुसूदन राव को ब्यूटी एंड वेलबींग और पर्सनल केयर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दीपक सुब्रमण्यम को होम केयर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। HUL में इन बड़े बदलावों पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ रही हैं। कृतिका, बताइए। एफएमसीजी मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज दो बड़ी अपॉइंटमेंट्स टू इट्स मैनेजमेंट कमेटी अनाउंस की हैं। पहली, मधुसूदन राव को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्यूटी एंड वेलबींग और पर्सनल केयर कैटेगरीज। मधुसूदन राव करंटली एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं होम और हाइजीन कैटेगरीज एट यूनिलीवर। दूसरा, दीपक सुब्रमण्यन को भी अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ होम केयर कैटेगरी। तो ये दो अपॉइंटमेंट्स आती हैं जब यूनिलीवर पीएलसी ने जनवरी में एक डेवलपमेंट अनाउंस किया था, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लेके आई थी और अपने बिजनेस को 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो कि थी ब्यूटी एंड वेलबींग, पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन और आइसक्रीम। इसके बाद ही यूनिलीवर ने फरवरी के एंड वीक में एक और बड़ी अनाउंसमेंट बताई थी, जो कि थी कि नितिन परांजपे को एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी घोषित किया गया था इफेक्टिव मार्च 31। और इसी के साथ साथ संजीव मेहता, जो कि अभी तक चेयरमैन और एमडी थे कंपनी के, वो मार्च 31 के बाद एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे कंपनी के।
चलिए अब ड्रोन सेक्टर की बात करते हैं, जहां पे देश में वो दिन दूर नहीं जहां ड्रोन के जरिए आपके घर में दवाई पहुंचाई भी जाएंगी या फिर ड्रोन ही ब्लड सैंपल आसानी से लैब तक जा पहुंचेगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और ड्रोन सेक्टर के स्टार्टअप स्काई एयर ने मेडिकल से लेकर एग्रीकल्चर तक कई सेवाओं में ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उड़ान भरने को तैयार ये ड्रोन जल्द ही मेडिकल सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्रोन 10 ब्लड सैंपल लेकर लैब में डिलीवर करने जा रहा है। स्काई एयर ड्रोन स्टार्टअप ने रेड क्लिफ लैब्स के साथ मिलकर ड्रोन के जरिए ब्लड सैंपल को कलेक्शन सेंटर से लैब तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। ड्रोन्स जिनको अक्सर आपने शादियों में या अलग अलग इवेंट पे देखा होगा, आने वाले वक्त में वही ड्रोन्स आपके घर में दवाई देना या फिर ब्लड सैंपल कलेक्ट करने जैसे कई ऐसे और दूसरे काम में इसका इस्तेमाल हो सकता है। शुरुआत हो चुकी है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये इसी रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए कदम की एक निशानी है। ये ड्रोन इसको मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है और ब्लड सैंपल लेकर के उसको लैबोरेटरी भेजने के लिए इस ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। अभी जो ये आप ड्रोन देख रहे हैं ये 5 kg का वेट कैरी कर सकता है। ये कोल्ड चेन सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड है। कोल्ड चेन में अगर हमको कैरी करना है तो ये ब्लड सैंपल्स या बाकी डायग्नोस्टिक स्पेसिमेंस जो है उसको लगभग 50 यूनिट कैरी कर सकता है और कोल्ड चेन 2 से 8 डिग्रीज का कोल्ड चेन 4 घंटे तक मेंटेन कर सकता है। तो इसका जो बॉक्स है उसके पास डेटा लॉगर भी है जो कि रियल टाइम टेम्परेचर हेल्थ ट्रैकिंग हमको अपने डैशबोर्ड पे दिखाता है और अगर कोई ब्रीच हुई तो हमें उसके बारे में पहले पता चल जाता है जो हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बिना कोल्ड चेन के कैरी करना है तो ये लगभग 100 सैंपल कैरी कर सकता है बिना कोल्ड चेन के। ये ड्रोन फिलहाल 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है जो कि हम सिटी कंडीशंस के लिए बहुत वायबल है और सिटीज में हम बेसिकली इसके थ्रू डिलीवरीज कर सकते हैं। ये ड्रोन एक बार में 15 से 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इससे 5 किलो तक का सामान ढोया जा सकता है। इतने वजन के साथ इस ड्रोन को जमीन से 4000 फुट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। ये ड्रोन सर्विस लागत के नजरिए से भी काफी किफायती होगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में चंबा समेत 2 जिलों में ड्रोन सर्विस का प्रयोग मेडिकल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए शुरू किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में देश के दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में भी ड्रोन सेवा शुरू हो सकती है। समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। तो फिलहाल तो मेडिकल सर्विसेज और साथ ही एग्रीकल्चरल सर्विसेज में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, पर आने वाले समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये ड्रोन सर्विसेज और कौन से सेक्टर्स में हम आते हुए देख सकते हैं। पर चलिए अब बात करते हैं ऑटो कंपनी M&M की, जहां पे M&M इस साल SUV लॉन्च करने वाली है। पर बड़ी बात यह है कि ये SUV EV वर्जन में आप आते हुए देख सकते हैं। M&M के इस मेगा EV प्लान पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, बताइए। देखिए, गाड़ियों के लॉन्चेज और EVs के लॉन्चेज के प्लान तो इस समय हर गाड़ी बता रही है, चाहे महिंद्रा हो, हुंडई हो, किया हो, टाटा हो, मारुति भी बात कर रही है। लेकिन डिटेल्स अभी तक ये जो पत्ते हैं वो किसी ने अभी तक नहीं खोले हैं, वो बड़े अभी तक छुपे हुए हैं। उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें निकल के आई है और हमारे सूत्रों से, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि M&M की EV स्ट्रैटेजी क्या है। M&M की EV स्ट्रैटेजी सबसे पहले आप समझ लीजिए E-SUVs की स्ट्रैटेजी है। महिंद्रा ने इससे पहले वेरिटो लॉन्च करी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट आगे आने वाले समय में आप महिंद्रा को कोई हैचबैक में या सेडान में आते हुए नहीं देखेंगे। या तो क्वार्टर साइकिल आ सकती है जो एक अलग सेगमेंट है, या SUVs पे फोकस रहेगा महिंद्रा का। अब सवाल है पहली गाड़ी कब आएगी। पहली गाड़ी आने वाली है सितंबर में। गाड़ी होगी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। ये आपकी टक्कर लेगी टाटा नेक्सॉन से, और उसके बाद ये जो बनी है ये S201 के प्लेटफॉर्म बनी है। इसका कोड शायद S210 है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ये कॉम्पैक्ट SUV होगी और नेक्सॉन से कम्पीट करेगी। काफ़ी समय से वर्क में थी। अगले साल जो गाड़ी आएगी वो आएगी कंप्लीट SUV, माना कि 5 सीटर SUV होगी, फुल SUV होगी। और इस रेंज में
जिस प्राइसिंग की महिंद्रा जिसको एम कर रहा है, वहाँ पे आपको एक फुल साइज एसयूवी अभी नहीं मिल रही है। अगर आपको फुल साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए, आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, जर्मन कार मेकर्स के पास शायद जाना पड़े या जैगवार के पास जाना पड़े उस तरीके के फीचर्स को लेने के लिए, उस तरीके की ई एसयूवी लेने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल रहेगा, अगले साल आने वाला है। और 2024 जो है वो अंत में एक बहुत बड़ा साल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आएंगी आपकी ग्राउंड अप स्केट बोर्ड प्लेटफॉर्म की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी। धन्यवाद उत्कर्ष। ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए देखना काफ़ी अहम होगा कि जो M&M ने घोषणा की थी कि वो 3 EVs लाएगी इस साल, वो किस तरीके से निकल कर आती हैं और मार्केट का क्या रिस्पॉन्स होता है। अब बात करें सोशल मीडिया की, तो वहाँ पर ओला पोस्टपेड प्लस के कई ग्राहकों का कहना है कि उनकी जानकारी के बगैर उनके नाम से इस क्रेडिट सुविधा के लिए लोन चल रहे हैं। ठीक इसी तरह की अन्य बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज में लोन का ये पेज क्या है और आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका कैसे असर देखने को मिलेगा, देखिए ये रिपोर्ट। ओला पोस्टपेड प्लस के कई ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर इस बात की शिकायत की है कि इस क्रेडिट सर्विस के लिए उनके नाम से IDFC फर्स्ट बैंक में लोन चल रहा है, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये लोन 30,000 रुपए तक के हैं और 12 से 15% की ब्याज दर पर। बाय नाउ पे लेटर मॉडल वाले इस सर्विस में ग्राहकों को 30 दिन के बाद भुगतान करना होता है। ओला और IDFC फर्स्ट की तरफ से मामले पर कोई जवाब नहीं मिला है, पर हमने कानून के जानकार से पेमेंट की शर्तों को समझा। कोई भी ऐसी जानकारी अगर मेरे मेल पे आई है तो बेशक ये मेरी ड्यूटी है उसको पढ़ने की, लेकिन अगर आप मुझे यानी अगर एक सर्विस प्रोवाइडर मुझे एक 25 पेज का डॉक्यूमेंट ईमेल से भेजता है और कोई ऐसी कंडीशन फाइन प्रिंट में इंसर्ट कर देता है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट्स हमेशा कंज्यूमर की सहायता में खड़ी रह चुकी है। अगर आप भी बाय नाउ पे लेटर जैसे किसी भी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो जाने अनजाने में आप भी एक लोन ले रहे हैं। अक्सर BNPL सर्विस एक तरह के लोन होते हैं जिसकी जानकारी कंपनियां नियम और शर्तों में देती हैं, लेकिन ग्राहकों को ये जानना जरूरी है कि ऐसे पेमेंट पर भी डिफॉल्ट करने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पैसे कैसे वापस करने हैं। आपको ओवर लेवरेज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपके पास पैसा होता नहीं है, बिकॉज आपके पास ये सर्विस है तो आप खरीदते चले जाते हैं और फिर जब पैसा देने की बारी आती तो आप सोचते हैं कि अब मैं दूं कहाँ से। तो ये सब चीजें आपको बात ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कब पेमेंट है, ड्यू है, बिकॉज ये ब्यूरो में रिपोर्ट होता है। BNPL का मार्केट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ग्राहक डिस्काउंट पाने, क्रेडिट की जरूरत और पेमेंट में आसानी के लिए ये रास्ता अपना रहे हैं। रेडसियर की एक रिपोर्ट के मुताबिक BNPL सेक्टर में 9 गुना फंडिंग ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं 73% ग्राहक इसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि 82% ही इसे समय पर लौटाते हैं। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। अब हम आपके लिए लाए हैं एक बड़ी दिलचस्प खबर जो कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस से तो आप और हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने पेट इंश्योरेंस के बारे में सुना है? जी हाँ, कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है और इसी शौक की वजह से ना सिर्फ पेट केयर बल्कि पेट केयर इंश्योरेंस की भी डिमांड अब बढ़ रही है। देखिए हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी की ये रिपोर्ट। मेरे साथ मेरे 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये है बुलेट, कैश और क्रिस्टल। जो डॉग्स हो या जो डॉग के पेरेंट्स हैं वो जानते होंगे कि कई बार ऐसी इंजरी हो सकती है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सके और उसकी वजह से रोज़ाना का खर्चा भी काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में पेट पेरेंट्स को किस तरह का खर्चा आता है और पेट इंश्योरेंस जो है वो कितने फ़ायदेमंद है, चलिए जानते हैं। चोट हो या कोई बीमारी, किसी पेट के इलाज में काफ़ी खर्च आता है। मसलन किसी गंभीर बीमारी के इलाज में रोज़ाना का 2,500 रुपये तक का खर्च भी लग सकता है। उसको थोड़ा लिवर का इशू हुआ था, तो वो टाइम पे 5 डेज़ ही वॉज नॉट ईटिंग एट ऑल, तो खाना नहीं खा रहा था। तो तभी वेट के पास उसको सुबह शाम 2 टाइम सलाइन देना पड़ता था। तो वो टाइम पे एटलीस्ट 2,500 उसका एक
पर डे का एक्सपेंस आता था। ये भी 4 महीने का था, तब बुरी तरह गिर गया था, फिजियोथेरेपी करनी पड़ी थी, तो एक्सपेंस था अराउंड 2500 पर सेशन होता था उसका, और काफ़ी सेशंस लग गए, तो एक्सपेंसेस तो बहुत होते हैं। भारत में पेट केयर का मार्केट तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही पेट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें चोट या बीमारियां कवर हों, उसके लिए भी टियर 1 और टियर 2 दोनों तरह के शहरों से काफी डिमांड देखने को मिली है। अभी तक तो नेचुरली बेस ज्यादा नहीं है, तो ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, बट इसमें क्या है कि ड्यूरिंग ये जो पैंडेमिक के टाइम पे बहुत लोगों ने पेट्स भी लिए हुए हैं, और अभी जो इंश्योरेंस का जो अवेयरनेस है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। पेट इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 300 रुपए प्रति माह से शुरू होता है, लेकिन पेट की उम्र और ब्रीड के हिसाब से इसमें बदलाव आ सकता है। पर इंश्योरेंस खरीदते वक्त किस तरह के फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए? Look out for add-on features such as third-party liability, such as vet visits, lost and found covers, and some unique features such as a pet minding cover in case the pet parent himself or herself is hospitalized. Of course, keep in mind the right kind of sum insured. फिलहाल ज्यादातर इंश्योरेंस प्लान डॉग्स के लिए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों की कोशिश है कि अन्य पेट्स के लिए भी पॉलिसी लॉन्च की जाए। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए अब आगे बढ़े और बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई, जहां पे कोरोना वायरस के 3 हमलों के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो रफ्तार थी उस पे ब्रेक लगा हुआ दिखा था, लेकिन अब मार्च का महीना एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के फुल ऑन एक्शन भरा रहने वाला है, जहां पे पहले हफ्ते में ही फिल्मों और वेब सीरीज की दस्तक हो गई है। सिनेमा हाउसफुल हो चले हैं और इस महीने करीब 1.5 दर्जन बड़ी फिल्में और वेब सीरीज लोगों का मनोरंजन करने आ रही हैं। इंतजार की इंतहा अब खत्म हो गई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री और थिएटर्स एक बार फिर डायलॉग्स और एक्शन से गूंजने लगे हैं। ये तो सिर्फ आगाज है। मार्च का महीना पिछले 2 सालों का सन्नाटा तोड़ता हुआ आ रहा है। पिछले हफ्ते में ही सिनेमाघरों में रॉबर्ट पैटिंसन की बैट्समैन, अमिताभ बच्चन की झुंड और एक्टर राजीव कपूर की जिंदगी की आखिरी फिल्म तुलसीदास जूनियर थिएटर्स में उतरी, तो अजय देवगन ने रुद्रा के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारी, जबकि सुतलियां और अंधे की सीजन 2 भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों को लुभा रही है। लेकिन एंटरटेनमेंट का तो ये पहला डोज है, क्योंकि इस हफ्ते में फिल्मी दीवानों को जो मिलने जा रहा है वो कमाल है। 11 मार्च को सिनेमाघरों में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगेगी, जिसमें अनुपम खेर ने जबरदस्त एक्टिंग की है, जबकि कोरोना महामारी के चलते प्रभास की लंबे समय से अटकी हुई फिल्म राधे श्याम भी उतरेगी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर द एडम प्रोजेक्ट और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर धनुष की फिल्म मारण 11 मार्च को रिलीज होगी। मार्च का तीसरा हफ्ता और भी जोरदार रहने वाला है, क्योंकि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत कुमार की आखिरी फिल्म जेम्स उनके जन्मदिन यानी 17 मार्च को सिनेमाघरों पर रिलीज की जाएगी, जिसमें पुनीत ने अपने सभी स्टंट्स खुद किए थे। इस फिल्म का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हाल ही में पुनीत की हार्ट अटैक में अचानक मौत हो गई थी। 18 मार्च को सिनेमाघरों में लोगों को अक्षय कुमार का एक अलग ही खौफनाक अंदाज दिखाई देगा, बच्चन पांडे के रूप में। इसके अलावा इसी दिन Amazon प्राइम पर विद्या बालन की जलसा, एड्रियन लिन की डीप वाटर रिलीज होगी। जैसे जैसे मार्च गुजरेगा, फिल्मों के धमाके उससे भी बड़े होते जाएंगे। मार्च के आखिरी हफ्ते में इस साल की एक बड़ी फिल्म RRR यानी RRR रिलीज होगी, जो पहले जनवरी में आने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते अब इसे 25 मार्च को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। इसके अलावा 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मून नाइट और G5 पर ब्लडी ब्रदर्स भी आने वाली है। बहरहाल लंबे अरसे बाद छोटे बड़े पर्दे पर फिल्मों की झमाझम बरसात होती दिख रही है, और इसी के साथ सिनेमाघरों में धूल फांक रहे हाउसफुल के बोर्ड भी टंगे दिखेंगे। मार्च का पूरा महीना करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकता है। ET नाउ सुदेश।